हेलो आप सब लोगों को। हम लोग सेट 33 का एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। पहले बेटर आंसर्स को जरा मैच कर लिया जाए। चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए शुरू करें। एक सेंटेंस अरेंजमेंट, इसमें आप जरा ध्यान दो। मैं जब इस सेंटेंस को पढ़ा, नॉर्मल कंफ्यूजन आएगा, तो मेरे को एक चीज दिखाई पड़ा कि इस सेंटेंस को जब मैं देखा, बट आई ऑलवेज रेसिस्टेड द टेम्पटेशन, लेकिन मैं हमेशा इस लालच से दूर रहा, इस लालच से दूर रहा। अब ये इस क्यू के पहले कौन से लालच की बात की गई है, आप जरा ध्यान दो तो इसको पढ़ के देखो। Often I knew that my opponents had tutored their witness. मैं हमेशा जानता था कि मेरे ओपोनेंट, क्योंकि लॉयर है ना, कि मेरे विरोधियों ने अपने विटनेस को, जो गवाह होते हैं, उनको सिखाया पढ़ाया हुआ है। एंड इफ आई ओनली इनकरेज्ड माई क्लाइंट्स और हिज विटनेसेस, और अगर मैंने अपने क्लाइंट या अपने विटनेस को थोड़ा प्रोत्साहित किया कि वो झूठ बोल ले, तो वी वुड विन द केस, और हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन मैं इस लालच से हमेशा दूर रहा। एस और क्यू एक साथ बनेगा, और एस क्यू सिर्फ यहां पे है। मैं जानबूझ के दो दो ऑप्शन सेंटेंस को बैठा रहा हूं ताकि ये आपकी आदत थोड़ी मजबूत हो जाए। जब आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस बैठाने में दिक्कत होगी तो ये तुमको बहुत हेल्प करता है, और अधिकतर क्वेश्चन में हेल्प करता है। दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वर्ड्स, चूंकि हैव लगा हुआ है तो हैव बीन कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, हु अरेंज द चेयर्स। अब देखो, हु के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ये सेंटेंस ले लो, इस सेंटेंस में हु सब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट है, क्योंकि यहां पे जो आर लगा हुआ है, अगर मैं यहां ही कर दूं ना तो हु इज ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखूं हु एट माई केक, तो आप ये देखो कि यहां पे एट का डूअर है हु। मैं पूछ रहा हूं कि मेरा केक किसने खाया, तो सब्जेक्ट ये है। हु के साथ लफड़ा ये है कि कभी वो इंटरोगेटिव का जो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, ऑक्सिलरी वर्ब उसके पहले, सब्जेक्ट आता है उसको ऑक्सिलरी वर्ब उसके पहले आता है। ये हु का सारे इंटरोगेटिव में है। हु के साथ दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक, जब आप हु लगाओ उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब डाल रहे हो, उसके बाद आप सब्जेक्ट डालोगे, और वो टू बी का फॉर्म ही होता है, इज एम आर वाज वेर ही होता है, उसके बाद आप सब्जेक्ट डालोगे। और एक हु ऐसा जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें आप इस काम का डूअर पूछते हो, इसलिए हु दो तरह का होता है, और यहां हु उस सेकंड वाले की तरह का है, इसलिए नो एरर। चेयर मेरा किसने अरेंज किया, चेयर को अरेंज किसने किया, नो एरर है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को निकाल के कहीं नहीं ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, कानून जिसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित करके रखी हुई है उसको कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है। जिसके व्यापार को निषेध किया हुआ कि उसका व्यापार आप नहीं कर सकते,
ठीक है, स्मगल जो चोरी छुपे अपने यहां लाया जाए। फोर्ज्ड का मतलब फेक, नकली, और काउंटरफिट का मतलब भी सेम होता है, फोर्ज्ड। लेकिन जिसके व्यापार पे मनाही है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राबैंड। नेक्स्ट प्लीज। एफरवेसेंट का स्पेलिंग पूछ रहा है, सही प्रॉपर। और एफरवेसेंट का मतलब ऊर्जा, उत्साह, इनसे भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज्म, फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज्म। नेक्स्ट, हाँ क्लोसेस ये नॉर्मल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ऑल्दो अ वाइल्ड एलिफेंट, चिन्नाथंबी, डिड नॉट ग्रो अप इंटायरली इन द वाइल्ड। जंगली था ये एलिफेंट, लेकिन वो जंगल में वो नहीं जन्मा था। फॉर ओवर द लास्ट, और ओवर द लास्ट दिया हुआ है तो डिकेड ही जाएगा ना, 10 साल। और तो कोई ओवर द लास्ट फेस्टिवल और समर, ओवर 10 सालों से ज्यादा। ही हैज हैड इजी डैश टू फूड, तो वो तो एक्सेस ही जाएगा ना, फूड की उपलब्धता, और टू लगा हुआ है तो ऐसा प्रीपोजिशन चाहिए जिसके, ऐसा वर्ड चाहिए जिसका टू प्रीपोजिशन लगता हो, तो एक्सेस टू। उसको आसानी से इस गांव में मिल जाता था फूड। अ विलेज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स नियर कोयम्बटूर। ब्रिक डैश, अभी ध्यान दीजिएगा यहां का वर्ड, क्योंकि जो ऑप्शन आपका आंसर बना है वो आप नहीं जानते हो और बाकी सारे शब्द जानते हो, ठीक है। तो अगर आपको यह ऑप्शन चुनना होगा तो बिना इलिमिनेशन किए हुए तो आप चुन नहीं सकते हो, क्योंकि हम अगर सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन तो वही कर सकते हैं ना जब हमें चारों शब्दों का मीनिंग पता हो। और अगर मीनिंग नहीं पता है तो हमको तो एलिमिनेट करके वहां पहुंचना होगा, हमको बाकी तीनों को हटाना पड़ेगा। पहला है ब्रिक, ब्रिक का मतलब हम जानते हैं ईंट होता है, तो ईंट के साथ टब, जार, ब्रिक स्टोर में भी अब नहीं पता है तो। टेम्पटेड हिम विथ डैश ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ का मीनिंग चाहिए तो ये तो ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर, और कोई जाएगा नहीं। एंड ही लव्ड द पाम पिथ, पाम मतलब वो होता है ना नारियल, अब पिथ का मतलब हम नहीं जानते। दैट वॉज यूज्ड एज डैश फॉर बेकिंग ब्रिक्स, ईंटों को पकाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता। तो जो पत्ते, तना, ये सब कुछ होगा, तना होता है लकड़ी का मोटा मोटा टुकड़ा जो होता है नारियल का, जिनको पकाने के लिए। तो अभी आप ध्यान दो, तो हम लोगों के पास ईंट भट्ठा जो होता था पहले जमाने में, थोड़ा अभी भी बहुत जगह पाया जाता है जहां पे ईंट को पकाया जाता है, वो हो गया तुम्हारा किल्न। एंड यूज्ड एज, अब जरा सोचो तो कि पकाने के लिए हम लोग कैसा इस्तेमाल करेंगे, फॉडर, ये तो चारा होता है खाने वाला, फ्यूल ही ना। कभी कभी डाउट लगे तो रोक दीजिएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है इस बार के सीपीओ में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। कॉन्फिडेंस का उल्टा डिफिडेंस, इसका मतलब होता है हिचक, शर्म, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बाकी सारे वर्ड्स आपके परिचित में है। ये देखो, ये और ये भी क्वेश्चन मेरे को लगता है कि एसएससी में आया हुआ था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इगोटिस्ट एंड इगोइस्ट में अंतर, क्योंकि वो वर्ड दिया हुआ है, इगोटिस्ट यहां दिया हुआ है, इगोटिस्ट यहां दिया हुआ है, तो आपका वो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सेकंड फिलर में तुमको देना पड़ेगा। मिसैंथ्रोप, इंसानों से घृणा करने वाला। पोजर, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन,
अगर मैं वर्ड में बात करूं, इगोटिस्ट वो जो अपने पर जरूरत से ज्यादा घमंड करता है और हमेशा अपनी ही प्रशंसा में लिप्त रहता है, ये इगोटिस्ट। और इगोइस्ट वो जो सेल्फिश नेचर का हो और सेल्फ सेंटर्ड हो, वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम करेगा। हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं बहुत इगोइस्ट है घमंडी वाले सेंस में। घमंडी का मतलब, अगर आपको उस हिसाब से, इगोटिस्ट का मतलब वो जो हमेशा अपने बारे में बात करे, अपने ही से मतलब इंप्रेस्ड रहता है। और इगोइस्ट वो जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, अपने भलाई के बारे में सोचे। अब आप जरा क्वेश्चन को देखिए। I hate him for the simple reason that he keeps singing his own praises. अपनी ही बड़ाई हमेशा गाते रहता है, continually talking about himself. He is an irritating dash, तो इगोटिस्ट हो जाएगा। अब आगे देखो, he is a real dash because, अब because की बात पढ़ के देखना जो मैंने मीनिंग बताया था। Because for anything he does, वो कुछ भी करता है, he always expects something in return. A selfish person indeed. हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसको, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करेगा, वो इगोइस्ट। सो तुम्हारा आंसर बी होगा। ये वर्ड्स के क्वेश्चन भी इस बार आए हुए थे। चलिए, स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ का मतलब होता है किस चीज को रोकने की कोशिश करना। अगर ये तुम नहीं भी जानते होगे तो सेंटेंस का मीनिंग ऐसा है कि वो आराम से आप उसका आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट प्लीज। बोस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, शुड नॉट लगा हुआ है तो शुड नॉट के बाद तो भी बनाना चाहिए, तो बोस्ट के साथ ऑफ लगाएंगे। ये क्वेश्चन आसान था, प्रीपोजिशन अगर जानते होंगे तो आप चुटकी बजाते बना लिए होंगे। डिड यू एवर सिट, अब आप ध्यान दो, इसमें एवर कहीं किसी ऑप्शन में नहीं है। अब ये इंटरोगेटिव है तो इफ या वेदर में से कोई लगेगा, बाकी बी और सी कैंसिल। अब ये दोनों सही है। शी हैड sat in a plane लास्ट ईयर और बिफोर। और देखो जरा कि यहां बिफोर लगा है, बिफोर का मतलब लास्ट ईयर, आज के पहले कभी प्लेन पे बैठे हो कि नहीं, तो वो तो बिफोर है तो वो तो चेंज होना नहीं है। सो आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। आपका कन्फिस्केट, और कन्फिस्केट का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। ऑब्स्क्योर, किसी चीज को अस्पष्ट बना देना, अस्पष्ट, नॉट क्लियर। टू सीज बाय अथॉरिटी, कन्फिस्केट का मतलब ये होता है सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का उल्टा यूनिटी, ऑपोजिट दे रहा है तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं, आसान क्वेश्चन था। अभी आपका इस क्वेश्चन को देखो और यहां जरा देखो तो मैं जो बोल रहा हूं, दिस नेटवर्क, और दिस नेटवर्क बोलने का मतलब कि ये इस नेटवर्क के बारे में इसके पहले कहीं ना कहीं चर्चा तो किया हुआ है। और अगर आप देखो तो नेटवर्क यहां है, तो आपका P और S एक साथ आएगा। ये बहुत सिंपल था। जब तक ये दिस नेटवर्क नहीं पहुंच रहे हो, पलट के नेटवर्क देख लेना, और P और S यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो तुम्हारा B हो गया। हाउ सिंपल। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे क्लू तुम्हारे सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है वो। पीपल हु लिव ऑन हाउसेज, नो सर, इन हाउसेज, आसान था ये। नेक्स्ट, विथ डेंजर एट द डोर, ऑन द डोर का मतलब दरवाजे पर, ऊपर में,
और एट द डोर का मतलब वो दोनों में हिंदी पर ही लगेगा, लेकिन कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है, अब वो उसका जो डोर होता है उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो तो ऑन द डोर, और लोकेशन उसका दरवाजा है वहीं पे अगल बगल में कहीं तो एट द डोर। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब दिखने में एक तरह का होना, सिमिलर। फ्रेजल वर्ब है ये। नेक्स्ट, अभी आप इस सेंटेंस में देखो, इट वॉज, अब कहानी है, कहानी है तो आपको उस सीक्वेंस को देखना होगा, और कहानी का पहला सेंटेंस बोल रहा है इट वॉज नियरली 2 आवर्स बिफोर द डे ब्रेक, सुबह होने के 2 घंटे पहले का टाइम था। तो उसके बाद तो आपको आर ही डालना है ना, क्या डालोगे आप, क्योंकि बाकी सब व्हेन ही रीच्ड हिज ओन डोर ही एंटर्ड द रूम ही ड्रॉ बैक द कर्टन ऑफ द बेड, वो तो सारा चीज तो रूम के भीतर हुआ। अभी तो उस द स्ट्रीट्स वेयर डेजर्टेड, एकदम जो स्ट्रीट थे वो एकदम खाली पड़े हुए थे, कोई आदमी नहीं था। एंड साइलेंट, तो तुम्हारा वन के बाद आर ही जाना है, और आर जाएगा तो तुम्हारा आंसर बहुत आराम से बन जाएगा। आई शैल राइट अ लेटर शैल बी रिटन, शैल नहीं है विल हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ शैल लगा था, तो जब इसको उठा के यहां लाओगे तो लेटर के साथ शैल नहीं विल हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां देखो एक कंफ्यूजन, आस्क्ड लगा हुआ है तो सेंटेंस पास्ट है तो वहां पे डू नॉट तो नहीं होगा। अब बाकी बचा कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में टू लगा हुआ है। अब वांट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को सीधा आई एट लिख के हम नहीं छोड़ते, आई सॉ लिख के नहीं छोड़ते, आई वांट लिख के नहीं छोड़ते, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना होगा, और यहां पूरा कंटिन्यू होना चाहिए था। कनन आस्क्ड मी टू गो राउंड विथ हिम बट आई डिड नॉट वांट टू गो राउंड विथ हिम, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था। अब आप वांट के बाद सीधे ड्रॉप तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट टू लगा दो ताकि पढ़ने वाले को टू के बाद वाला सारा वर्ड अंडरस्टूड हो जाए कि आपने खत्म नहीं किया है। आई डिड नॉट वांट, ट्रांजिटिव वर्ब्स कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं बनेंगे, एक्टिव में, उनके बाद आगे कंटिन्यूएशन चाहिए। अगर पीछे के किसी इन्फिनेटिव लिखे हुए इन्फिनेटिव को रिपीट करना है तो आप खाली टू लगा दो, बाकी चीजें अपने ही खुद अंडरस्टूड हो जाएंगी। मैंने कभी आपको बोला है इलिप्सिस का रूल है ये। एंड लास्ट क्वेश्चन, रिपेंटेंट TANT होता है, रिपेंटेंट पश्चाताप से भरा हुआ, सेम मीनिंग यहां है। कॉम्पिटेंट मतलब स्किल्ड, कॉम्पिटेंट का मतलब स्किल्ड हो गया, और पेनिटेंट एंड रिपेंटेंट किसी बात को लेके किसी अपनी गलती पे पश्चाताप से भरा हुआ आदमी इज कॉल्ड रिपेंटेंट। आई होप थोड़ा बहुत कमेंट करते रहना, अच्छा लगता है, और आपने बनाया होगा, आपका अगर आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है, देखो थोड़ा सा कमेंट करते हो तो मेरे को पता चलता है कि एक्यूरेसी कितनी है, तो अच्छा लगता है देख के पढ़ के। चलिए मिलते हैं फिर।